अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, दिस इज मी अख्तर साबर फ्रॉम प्रोफेसर अख्तर एकेडमी। तो आज बेटा हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास है बर्नौलीज इक्वेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे इसका जो स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि द सम ऑफ प्रेशर, potential kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume remains a constant या same for any point across a pipe। असल में बेटा इसका जो डिफिनेशन है ये मुझे लास्ट में लिखना चाहिए था, क्योंकि इसका डिफिनेशन अब अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला जब तक आप इसका मुकम्मल डायग्राम, फिर उसके बाद उसका प्रूफ, तो फिर आपको इसका कंप्लीट आइडिया क्लियर हो जाएगा। सही। तो आइए बेटा इसका हम ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं, फिर इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होता है, तो हाफ अपनी जगह पर और मास डिवाइड बाय वॉल्यूम से हमारे पास क्या आ गया? डेंसिटी आ गया, और वी स्क्वायर अपनी जगह। इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? एम जी एच के बराबर होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एम डिवाइड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी जी एच हो जाएगा। फिर इसमें जो एक अहम पॉइंट है, जो एक अहम एमसीक्यूज है, वो ये आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि बर्नौलीज इक्वेशन या फार्मूला रिलेटेड टू व्हाट। तो दिस इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक प्रूफ है बेटा। सही, ये इसका एक दूसरा फॉर्म है। सही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अच्छा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी बराबर होता है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने इसमें प्रूफ करना है, थोड़ी देर में इसको प्रूफ कर लेंगे। अच्छा, अब इसका जो यहाँ पर मैंने ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है कि प्रेशर का सम किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। इस कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर इसमें आप एक चेंज कर ले तो उसके साथ से दूसरा चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल समेशन इसका हमारे पास क्या रहेगा? वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर मैं प्रेशर एक साइड से प्रेशर चेंज करता हूं, P1 से मैं P2 करता हूं, तो फिर उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस तरह चेंज हो जाएगा कि इन सारों का समेशन और इन सारों का समेशन हमारे पास रिजल्ट क्या देगा? वो हमें सेम रिजल्ट। सही, इसका आपको यहाँ पर डायरेक्टली समझ नहीं आ सकता, लेकिन प्रूफ के बाद आपको बिल्कुल 100% ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए बेटा इसका हम स्टार्ट लेते हैं डायग्राम से। चलिए बेटा इसका हम डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था, जो कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ रिलेटेड था, इसी तरह ये हमारे पास किसके साथ रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। तो ये बेटा इसका हम कुछ यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाते हैं। ये बेटा मैं इसका कुछ आप लोगों के लिए समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ। सही, यहाँ पर मैं कुछ एरिया ले रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ एरिया ले रहा हूँ। ये इसी तरह ये देख लें, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया and this is also cross sectional area of cross section। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ फ्लूइड का फ्लो होगा, यहाँ से कुछ फ्लूइड का यहाँ से भी फ्लो होगा, जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था। और फिर उसके हिसाब से यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? फ्लो होगा। समझ आ रही यहाँ पर? अच्छा
अब यहाँ पर मैं लेता हूँ इसका कुछ सरफेस से कुछ हाइट, यहाँ पर मैं कुछ हाइट कंसिडर करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये इसको हम h1 का नाम देते हैं, हाइट नंबर फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह इस पॉइंट का भी ज़मीन से, इस सरफेस से कुछ ना कुछ हाइट होगा, उसको हम h2 कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको मैं h2 मतलब हाइट नंबर सेकंड कहते हैं। सही। ये मेरे पास है एंड नंबर फर्स्ट और ये है एंड सेकंड। सही। अच्छा, अब यहां पर भी कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो यहां से जो प्रेशर होगा, यहां का प्रेशर, उसको मैं P1 का नाम देता हूं, क्योंकि यहां पर एंड 1 की बात हो रही है, यहां पर कोई प्रेशर होगा तो उसको मैं यहां पर P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, उसका हमारे पास जो एरिया होगा इस एंड फर्स्ट का, उसको मैं एरिया 1 का नाम देता हूँ। यहाँ का जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम। थोड़ा बहुत क्वेश्चन कंटिन्यूटी याद कर लो। अच्छा, इसी तरह यहाँ का जो स्पीड होगा बेटा, जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा, उसको हम v1 का नाम दें। यहाँ का जो वॉल्यूम होगा बेटा, उसको मैं कैपिटल v1 का नाम देता हूँ। ये मैंने स्पीड लिख लिया v, और ये मैंने वॉल्यूम लिख लिया v1। इसी तरह यहाँ का कुछ ना कुछ हाइट है, इसको बेटा मैं हाइट 1 कहता हूँ। सही। इसको मैं बेटा हाइट फर्स्ट कहता हूँ, h1। सही। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, कोई ना कोई प्रेशर बन रहा होगा, इसको बेटा मैं प्रेशर P1 का नाम देता हूँ। प्रेशर P2, सॉरी, क्योंकि प्रेशर एट एंड नंबर सेकंड नंबर सेकंड एंड पर जो प्रेशर बन रहा। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, जिसको मैं एरिया A2 कहता हूँ। जो यहाँ पर है उसके साथ 1 1, वहाँ पर जो होगा उसके साथ 2 2 लिख। यहाँ पर स्पीड जो होगा उसको मैं v2 कहता हूँ, और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, वहाँ पर 1 था तो यहाँ पर वॉल्यूम नंबर सेकंड हो जाए। सही। इसी तरह यहाँ पर हाइट नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर हाइट नंबर सेकंड। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस से लिक्विड कवर कर रहा है, जिसको हम x1 का नाम दे सकते, डेल्टा x1। तो डिस्टेंस यहाँ पर जो कवर हो रहा है वो हमारे पास डेल्टा x1 है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है बेटा, उसको मैं डेल्टा x2 कहता हूँ। समझ आ रही? अच्छा, अब ये तो हमारे पास क्या है, ये तो मेरे साथ इसका थोड़ा बहुत रफ सा डायग्राम। सही। लेकिन जिस तरह आपको पता है, जिस तरह आपको बेटा पता है कि मेरे पास एरिया 1 जो है, एरिया 1 विच इज ग्रेटर, एरिया 1 is greater than area 2, तो ऑब्वियसली फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहाँ पर हमने कहा था कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पीड 1 विल बी लेस देन स्पीड 2।
फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम यहाँ पर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर हम इसका कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका डायग्रामेटिकली बैकग्राउंड जो बिल्कुल सिमिलर है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ, इसका डायग्राम थोड़ा बहुत मैच करता है। अच्छा, अब बेटा हम आते हैं इसके प्रूफ, इसके डेरिवेशन की तरफ, जो हमने वहां पर डेरिवेशन आपको बता दिया। देखता हूँ कि सही है कि गलत है। आई होप गलत, चलो गुजारा कर रहे हैं, चले बेटा, काम है थोड़ा यार। अच्छा, अब बेटा हम यहाँ पर हमने इसका प्रूफ स्टार्ट करना है, तो आइए बेटा इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, और प्रूफ में बेटा हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये आप लोगों का क्या है, दिस इज द प्रूफ, ये आप लोगों का प्रूफ होगा। इस पर बेटा लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन आता है कि प्रूफ बर्नौलीज इक्वेशन, डिफाइंड बर्नौलीज इक्वेशन, तो आप लोगों ने ये प्रूफ करना होगा कि अगर आप कहीं पर प्रेशर चेंज कर लें, स्पीड को चेंज कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? इन तीनों चीजों का समेशन हमेशा के लिए सेम रहेगा। इसको अगर आप इंक्रीज करोगे, ये टर्म डिक्रीज हो जाएगा या ये डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल इनका समेशन क्या रहेगा, वो हमारे पास सेम है। सही, तो आइए बेटा इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ से बेटा पहले थोड़ा बहुत हमने कुछ कैलकुलेशन करना है, उसकी तरफ आ जाएगा बेटा। यहां पर 8 and 1, और यहां पर 8 and 2 क्या होता है, आए बेटा यहां पर जो हमारे पास वर्क होता है डेल्टा W1, यहां पर भी कुछ वर्क होगा जिसको हम डेल्टा W2 के, तो ऑब्वियसली आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर F1 D1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा F2 D2 कॉज ऑफ थीटा 2 हो जाएगा। और जिस तरह को मैंने यहाँ पर सारे चीज़ों का नेम दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस को मैं डेल्टा डेल्टा x1 कहता हूँ, यहाँ पर डेल्टा x2 कहता हूँ, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ। यहाँ पर प्रेशर को P1 सब कुछ मैं यहाँ पर आपको कह चुका। अच्छा, अब यहाँ पर जो W वर्क डन एट N1 होगा, जिसको हम W1 कहते हैं, तो जिस तरह बेटा आपको पता है कि फोर्स बराबर होता है किसके, चलो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया की। तो इस इक्वेशन से अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूं तो एरिया यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स। अब अगर आप F1 की बात करोगे तो वो होगा प्रेशर 1 इंटू एरिया 1, और अगर आप F2 की बात करोगे तो प्रेशर 2 इंटू एरिया 2। चलो यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अब चलो इसको मैं थोड़ा इस साइड पर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर जगह कम हो जाएगा।
W1 इज इक्वल्स टू फोर्स, F1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, P1 इंटू एरिया 1. या बच्चों को पता है ना पोएगी बैक क्लास 9 तलार चलता बच्चों लगा स्टडी कहा. और कॉज ऑफ, सॉरी ये तो मैंने फोर्स की जगह यहाँ पर क्या लिख लिया, ये लिख लिया, लेकिन यहाँ पर D1 है, यहाँ पर एंड फर्स्ट के डिस्टेंस कवर को मैंने डेल्टा x1 का नाम दिया है इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इस साइड पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि फोर्स इस साइड पर है. फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. और आपको पता है बेटा cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है. तो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल्टा W1 मतलब वर्क एट एंड पॉइंट फर्स्ट P1 इंटू एरिया और एक्स को मैं चलो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर मैं 1 लिख लूंगा क्योंकि कॉज ऑफ 0 1. शॉर्टकट में देख ले बेटा, प्रेशर 1 इंटू ये टर्म जो होता है दिस इज हिज वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई विद एरिया और फिर उसके साथ लेंथ और मल्टीप्लाई कर लो तो वॉल्यूम हो जाएगा. तो अब मैं इसको डेल्टा V1 का नाम देता हूँ, और 1 को मल्टीप्लाई करने से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दिस इज कॉल्ड वर्क एट एंड फर्स्ट. यहां पर आप लिख लोगे बेटा सिमिलरली एट एंड सेकंड एंड पर भी आपने यहां यही प्रोसेस यूज करना है, लेकिन बेटा वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारे पास जो वर्क W2 होगा, ये मैं डेल्टा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा वर्क हो रहा है, वो मेरे साथ होगा P2A2 डेल्टा X2. अब आप ये ना कहें कि आप क्या लिख रहे हो, तो यहाँ पर वही फार्मूला है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज कॉल्ड फोर्स P2A2 डेल्टा X2 और कॉज ऑफ थीटा. लेकिन कॉज ऑफ थीटा यहाँ पर मेरे साथ होगा 180 डिग्री. कितना होगा बेटा, कितना होगा, 180 डिग्री होगा. क्यों 180 डिग्री, देख लो यहाँ पर वाटर का फ्लो जो है बेटा, वो फ्लो तो इस तरह है ना, वाटर का फ्लो तो इस तरह है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर का डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पर इस मार्कर से ड्रॉ करता हूँ, वो मेरे साथ इस तरह है बेटा. यहाँ पर वर्क हो रहा है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर. सही. अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है. अच्छा, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये फिर हमारे साथ बराबर होता है -1 के, और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सिर्फ माइनस का साइन यहाँ पर इजाफा हो जाएगा. W2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा P2, और ये टर्म आपको पता है कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वॉल्यूम के बराबर, चेंज इन वॉल्यूम 2. इसको बेटा हम कहेंगे इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड. क्या कहेंगे बेटा इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड. कैलकुलेशन की तरफ आ रहे हैं बेटा, एक एक स्टेप क्या करें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, और आप एक बार बस सिर्फ कर लो, बस इसको आप बार बार प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लो, एक बार पढ़ लो बेटा बस. यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस जस्ट वन टाइम, बट केयरफुली बेटा, स्टेप बाय स्टेप. ये स्टेप कहाँ से आ गया, फिर इससे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से बन, ये आप लोगों ने सारे स्टेप बाय स्टेप करना. जब तक आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करते आपको बेटा मसला हो, और फिर इसको हर एक वीक, हर एक हफ्ता, हर एक मंथ इसको आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप जाकर आप फिर इसको पेपर में लिख के आओगे.
MCQs सॉल्व करते आओ। अच्छा, ये भी मेरे पास हो गया बेटा। चलो यहाँ पर तो मैंने वर्क 2 यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ये जगह अब मेरे साथ खाली रह गया। समझ आ रही कि नहीं? इसको सॉल्व करते हैं। इंसान देखा ना बच्चों गलती थी उस नो कवई बच्चों मड़कवई में दलता में N1 निकले दलता बच्चों N2 लोगों बच्चों दातोरग पदे बल मार्कर मंदूली कमा पदे ब्लैक दतौली कमा बच्चों पदे ब्लैक मानने अकीदा दी पखशी बच्चों दा 8 and 1 दे और दा बच्चों तासरा 8 and 2 and 1 और and 2 माने। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा हम एक फेमस इक्वेशन यूज करेंगे, एक फेमस प्रिंसिपल यूज करेंगे है जो हमने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 4 में वर्क एंड एनर्जी में, जिसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम चैप्टर 4 वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, आपकी मर्जी, प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन कॉलेज स्कूल की प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा बेटा। अच्छा, उसमें हमने बेटा क्या कहा है? उसमें हमने ये कहा है, क्या कहा है? ये कहा है कि वर्क जो हमारे पास होता है, वर्क जो टोटल वर्क होता है वो किस में यूज होता है? वो चेंज इन एनर्जी में यूज होता है। किस में? चेंज इन एनर्जी में। और आपको जिस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पर वाटर का फ्लो अप एंड डाउन मूव करेगा, इनका हाइट चेंज होगा, इनका वेलोसिटी स्पीड चेंज होगा। तो अगर इनका स्पीड चेंज हो रहा है, इट मीन दैट काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। अगर इनका हाइट चेंज हो रहा है तो मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अमूमन हम दो एनर्जी का चेंज यहाँ पर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क जो हमारे पास होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। समझ आ रही? ये है हमारे पास इक्वेशन। और फिर आपको ये भी पता है कि अगर आप टोटल वर्क की बात करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस, ये प्लस की बात कर रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसका बराबर होगा? P2 पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। चेंज हम किसको कहते हैं? फाइनल इनिशियल माइनस कर लो बेटा। तो दिस इज बिकम वर्क एनर्जी का जो थ्योरम है बेटा। टोटल वर्क किसके बराबर है? क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर वर्क हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ पर वर्क हुआ है, तो अब ओवरऑल नेट वर्क की हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ द वर्क, टोटली वर्क। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि टोटल वर्क वो मेरे साथ बराबर होगा बेटा, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? W1 प्लस चेंज इन W2। अब ये वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस कर ले, क्योंकि W1 इसके बराबर है और W2 इसके बराबर है। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर ले। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू
P1 डेल्टा V1, और यहाँ पर प्लस, फिर ये ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, P2 डेल्टा V2। ये आप लोगों के साथ एक अनदर इक्वेशन बनी। अब बेटा जगह नहीं है तो इनको यहाँ पर हम नाम देते हैं, तो इसको बेटा मैं इक्वेशन, ये 2 है, इसको मैं अब 3 का नाम देता हूँ, और ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 4। तो ये मेरे पास 4 इक्वेशन बन गए। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा, आप लोगों ने सिर्फ फोकस करना, सिर्फ थोड़ा बहुत कॉपी पेन उठाना है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्रैक्टिस करना, सही। तो ये हमारे पास यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। अब फिर इसके बाद इक्वेशन में पुट करना है, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर टारगेट। तो बेटा वीडियो को स्टॉप कर लें, पॉज कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लो, और आइए बेटा नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, इसका मुकम्मल प्रूफ नेक्स्ट पोर्शन। कंपेयरिंग क्या, comparing equation 3 and 4, comparing equation 3 and 4। तो कंपैरिजन का मतलब ये है कि ये भी टोटल एनर्जी, टोटल वर्क डन के बराबर है, और ये भी टोटल वर्क के बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये टर्म इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि P1 डेल्टा V1 माइनस P2 डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है बेटा, इस टर्म के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, और फिर प्लस करना है किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। ये मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस किया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो आइए बेटे यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बेटा हमें क्या पता है, हमें बेटा उससे ये पता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, या वो सेम रहेगा। अगर पता नहीं है तो जाके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इससे पहले लेक्चर देख, और वो फिर बराबर होगा डेल्टा वी। मतलब ये नहीं है क्या, पर अगर यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, इन सारों पर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम आएगा, जिसको मैं डेल्टा वी रेट ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट कह सकते हैं। अच्छा, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम में द पैसेज ऑफ टाइम, ये हमारे पास सेम, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, ये मैंने 2 लिखना है बेटा, ये 2 लिख, सॉरी। अच्छा, तो अब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देख लो, अब इसमें लिख सकता हूँ P2 और डेल्टा P1 की बजाय यहाँ पर मैं P लिख लूँ, डेल्टा V लिख लूँ, फिर माइनस P2 डेल्टा V2 नहीं बल्कि जस्ट V लिख लूँ, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट तो सेम है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाफ m2
V2 का स्क्वायर प्लस या नहीं माइनस हाफ M1 V1 का स्क्वायर, फिर है बड़ा सा प्लस लगा, और फिर यहाँ पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी 2 मतलब फाइनल। यहाँ पर मैं mgh लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखता हूँ, माइनस फिर mgh पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पर 1 लिखता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या होगी कि g के साथ क्यों 1 और 2 नहीं, क्योंकि आपको पता है वो कांस्टेंट। अच्छा, अब इसे मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ ताकि एक की लाइन कॉमन कर लो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा P1 माइनस P2 कॉमन हो जाएगा डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज। और यहाँ पर ये टर्म रह गया, तो यहाँ पर कौन कौन सा टर्म है, ये है हाफ M2 V2 का स्क्वायर, इसको एक साइड पर लिख ताकि आपको क्लियर हो जाए, माइनस हाफ माइनस प्लस में याद साता, इसका मसला हो जाएगा M1 V1 का स्क्वायर, फिर है प्लस M2 GH2 और माइनस M1 GH1। अब आप लोगों ने इसको बेटा थोड़ा सा अरेंज करना होगा, तो आप लोगों का इक्वेशन रेडी है बेटा। अब इस सारे इक्वेशन को डिवाइड कर लो डेल्टा V पर, तो इसको मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ डेल्टा V पर, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा, दिस विल बी कैंसल आउट, नो कैंसल। तो क्या रह गया बेटा, आपके साथ रह गया P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, क्या रह गया, यहाँ पर रह गया हाफ, और ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे पास है M2 V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम माइनस हाफ M1 V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम प्लस M2 GH2 चेंज इन वॉल्यूम और माइनस M1 GH1 बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब बेटा इस तरह कर लो, इसमें जो 1 है उनको एक साइड पर रख लो, जो 2 है उसको आप दूसरी साइड पर रख लो। तो आइए बेटा इसको हम यहाँ पर 1 और 2 को एक साइड पर करते हैं। आए बेटा P1 यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसको अपनी जगह पर छोड़ दे बेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ P1, यहाँ पर देखो हाफ M1 V1 का स्क्वायर, ये माइनस में तो ये साइड पर प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ M1 V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पर ये 1 वाला टर्म यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में भी माइनस है, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हमारे पास M1 GH1 बाय डेल्टा V हो जाएगा। अब क्या बच गया, इस साइड पर ये P2 यहाँ पर माइनस में, तो वहां पर चला जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा P2, और यहाँ पर क्या बचा है प्लस हाफ M2 V2 का होल स्क्वायर, M2 सॉरी हाफ P है, हाफ M2 V2 का होल स्क्वायर बाय डेल्टा V, और प्लस ये 2 MGH वाला टर्म भी यहाँ पर प्लस नहीं, M2 GH2 बाय डेल्टा V। तो अब इसको अगर आप बेटा गौर से देख ले, जो मैंने यहाँ पर डिफिनीशन लिखा था
वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर लो। इसका जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा था कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास सेम रहे, सेम। ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा, इसको आप एक स्टेप मजीद कर सकते हो। ये देख लो ना, दिस द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सेकंड पॉइंट में प्रेशर सम ऑफ, सॉरी यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, देख लो ना यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, 2 वाला टर्म इस साइड पर क्या है वो प्लस। अच्छा, तो समा प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट में प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे साथ कांस्टेंट रहेगा। अब अगर आपने ये तो आपको वही डिफिनेशन मिल जाएगा जो मैंने आपको वहां पर डिफिनेशन लिखा था कि हर एक पॉइंट पर सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम हमारे पास सेम रहेगा। सेम होने का मतलब कि आप किसी और पॉइंट पर ले लें, इन तीनों का सम ले लें, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर, इन तीनों का अगर आप सम ले लें तो हमारे पास सेम रहेगा। अगरचे एक एक तो चेंज होता रहेगा लेकिन उनका सम हमारे पास सेम रहेगा। इसका मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलो, ये इक्वेशन हम इससे बनाते हैं कि इक्वेशन हमारे पास किस तरह है। तो देख, यहां पर मैं लिख सकता हूं प्रेशर 1 प्लस, ये है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाफ को अपनी जगह पर लिख लूंगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम को मैं डेंसिटी लिख लूंगा, और यहाँ पर हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा GH1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, बेटा गौर से एक्टिव रहे यार, P2 प्लस मास पर यूनिट वॉल्यूम तो हाफ रो V2 प्लस M, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास रो GH1। यहां पर आप कहोगे कि आपने यहां पर तो रो के साथ भी कोई 112 नहीं लिखा, तो ये बेटा डेंसिटी हमारे साथ इसका सेम रहेगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर हम डालेंगे, एंटर करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी निकलेगा भी, तो उस चीज़ का नेचर सेम होगा, डेंसिटी हमारे साथ सेम रहेगा। पॉइंट क्लियर बेटा? तो ये आपके पास वो फाइनल रिजल्ट बन गया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बेटा। आता जी बच्चों माकम डेफिनेशन लिखे होगा ना, आवस्ता रीजन आस्ता डिफाइन कॉलेज। अब आपको बेटा इसका एक पॉइंट आपको एक सिंपल सा बताते हैं, आपको ये सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख, आपको मैं कहता हूं 10 प्लस 9 प्लस 2, मेरे पास 3 टर्म है यहाँ पर, 9 10 9 2। अगर बेटा मैं क्या कर लूं, अगर मैं इसको एक बढ़ा दूं, इसको अगर मैं ज्यादा करूं, एक को अगर मैं ज्यादा करूं, इसको अगर मैं 11 करूं, और इसको अगर मैं ये अगर कम हो जाए, ये 8 हो जाए, और ये हमारे पास वही 2 रह जाए, तो क्या ख्याल है? गौर है बच्चों, ये टर्म आपने यहां पर इंक्रीज कर दिया और ये टर्म आपने यहां पर डिक्रीज कर दिया, लेकिन इनका रिजल्ट वो हमारे पास सेम होगा। किस तरह सेम होगा? इन दोनों को कर लो तो 11 प्लस 10 21, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। यहां पर देख लो, ये हुआ 8, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 प्लस 2 10 और 11, तो यहां पर भी क्या आ गया? 21 आ गया। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आप कहीं पर प्रेशर इंक्रीज कर लो तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा, और वो चेंज जितना आपने इसको इंक्रीज किया उतना ही वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इनका सम हमारे पास क्या रहेगा? और हमारे पास सेम। समझ आ रही? तो ये हमारे पास इसका एक सिंपल सा एग्जांपल। अच्छा, इससे फिर आपको ये भी पता चल सकता है कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो ये टर्म इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर ये हमारे पास डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका आपको ये एक सिंपल सा आइडिया ये मिलता है कि प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेलोसिटी पर या स्पीड को आपने डिक्रीज करना होगा, या अगर आपने प्रेशर को
डिक्रीज करना है तो स्पीड आपको वहां पर इंक्रीज कर। सही, इस आपको मैं यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ बेटा, एक बेस्ट सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। पहले बेटा मैं फैन ऑफ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, दिस इज अख्तर साबर फ्रॉम प्रोफेसर अख्तर एकेडमी। तो बेटा आज हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना है जो कि इन बैलून के थ्रू हम करेंगे। और वो डेमोन्स्ट्रेशन हमारे पास ये है बेटा कि अगर मैं इस बैलून के बीच में यहाँ पर हवा फूंक दूँ तो इन बैलून का क्या होगा। आपके जहन में क्या आता है कि ये दो बैलून एक दूसरे से तेज मूव करेंगे या स्लो मूव करेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप लोगों का क्या ख्याल है? लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फिनोमेना यहाँ पर होने वाला है। आप लोगों का तो माइंड ये है कि जैसे मैं यहाँ पर फूंकूंगा तो यह बैलून एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, लेकिन इस तरह बेटा नहीं होगा। चले आइए देखते। आप लोग देख रहे हो कि नहीं बेटा? यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन, जैसे मैं यहाँ पर फूंकता हूँ इन बैलून्स के बीच, अगेन ऑन डेमोन्स्ट्रेशन मोड, ये देखिए बेटा, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आइए बेटा इसके पीछे अब हम साइंस देखते हैं कि इसका बेटा हमारे पास साइंस इसका क्या होता है। अच्छा बेटा, तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके बिहाइंड साइंस क्या है। जो बैलून एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे एक दूसरे। अच्छा, तो असल में ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास ये क्या क्या होता है? दिस इज द बर्नौली इक्वेशन। सही, वो हमें क्या बताता है? इसमें ये जो टर्म होता है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वी स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। और ये जो टर्म है दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये टर्म जो होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो mgh है बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। तो बर्नौली इक्वेशन में हम क्या कहते हैं कि अगर आप इन तीनों में से एक को इंक्रीज कर लें तो उसके हिसाब से दूसरा डिक्रीज हो जाएगा ताकि उनका लेवल बराबर हो जाए। जिस तरह हमारे पास अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर प्रेशर कम हो जाएगा ताकि इनका ओवरऑल इन तीनों का फिर समेशन, इन तीनों का टर्म का समेशन हमारे पास सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक 10 नंबर है, यहाँ पर मेरे पास है 8 और यहाँ पर मेरे साथ है 2। अब अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं इसमें आपने क्या करना है, एक को आपने इंक्रीज करना है, चलो मैं आपको कहता हूँ इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, इसको मैं आप 12 करता हूँ, और अगर ये फिर डिक्रीज हो जाए, ये अगर फिर 6 हो जाए और ये फिर वही 2 आ जाए, तो अब क्या होगा देख लो। इसको मैंने इंक्रीज कर दिया लेकिन इसको डिक्रीज कर दिया, इनका अब ओवरऑल सम हमारे पास क्या आएगा? वो सेम आएगा। किस तरह आएगा देख लो, इन दोनों को ऐड कर लो तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को फिर ऐड कर लो तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। इस साइड से भी 20 आ रहा है और इस साइड को देख ले, ये 12 प्लस 6 18 प्लस 2, इस साइड से भी हमारे पास क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है वो हमें ये बताता है कि अगर आप इनमें एक इंक्रीज कर लो तो दूसरा उसके मुताबिक डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास सेम है। समझ आ रही? तो ये है हमारे पास इसी का बेसिक कंसेप्ट। जो यहाँ पर हम बैलून के दरमियान यहाँ पर हवा मतलब फूंक रहे थे, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द हवा यहाँ पर ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर कम हुआ, और जब कंसंट्रेशन कम हुआ, गैस पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम हुआ तो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हुआ। बाहर से तो वही प्रेशर था, तो बैलून आपके एक दूसरे के करीब आ गए। सही, अब आप कहोगे कि इसका हमारे डेली लाइफ में क्या फायदा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरोफॉइल जो हमारे बुक में फर्स्ट ईयर बुक में 215 पेज पर आपके पास एक एप्लीकेशन इस बर्नौली इक्वेशन का गिवन है जो एरोफॉइल के नाम से। एरोफॉइल क्या होता है? इसी शेप का एक मटेरियल जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हवा आएगा तो यहाँ पर ये इसी तरह मुड़ेगा और यहाँ पर हवा का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर हवा की स्पीड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर प्रेशर कम और यहाँ पर तो वही प्रेशर होगा, तो ये आपके पास एक लेफ्ट बन जाएगा, जो एरोप्लेन्स का एक बेसिक कंसेप्ट। सही, इसी तरह आप लोगों ने ये देखा होगा जो हमारे पास पेज होता है,
जब हवा मूव करता है, जब हवा लगता है तो पेज ज़मीन से मतलब ऊपर आते हैं, उड़ते हैं। वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब वेलोसिटी बढ़ता है, एयर का पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर यहाँ पर कम होगा, ऊपर से प्रेशर कम, नीचे से प्रेशर ज़्यादा, तो प्रेशर डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से ये पेज पर ऊपर मूव करेगा। सही, तो ये है हमारे पास कुछ ना कुछ एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो चले आपको एक दूसरा एग्जांपल भी आपको इसका देते हैं, जो मैंने यहाँ पर बैलून कर दी थी, इसका एक दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देते हैं। ऐसे कंसेप्ट क्या बताया कि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा, अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा। तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है 2 पेजेस। अब इन 2 पेजेस के दरमियान वही सिस्टम होगा। अगर मैं दरमियान में फूंकूंगा तो आपके जहन में आएगा पेज एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन ये आपस में करीब आते जाएंगे। देख लो दोबारा देख लो। अब इसका भी वही फिनोमेना है, जिस तरह मैं यहाँ पर हवा का स्पीड बढ़ाता हूँ तो प्रेशर यहाँ पर कम होता है, पेज आपस में करीब आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक एंड गुड बाय।